तो दोस्तों सोनिक द हैज़ोंग 4 जी हाँ दोस्तों, अभी थर्ड पार्ट अभी हमें 2023 में देखने को मिला था। 23 के एंड मैंने चूज तक हमें देखने को मिल गया था। इसी के बाद इसके पार्ट 4 का हमें इंतज़ार है, तो उसी के बारे में आपको पूरी अपडेट बताया गया। इसके प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग, फैक्ट, डिटेल अपडेट, पूरी जानकारी आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को आप जरूर से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दीजिएगा, ताकि हमारे जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुंचते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। आगे मैं इसके बारे में और डिटेल आपको बताता हूँ। सोनिक द हेजहॉग 3 सोनिक वीडियो गेम सीरीज पर आधारित 2024 की एक्शन एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है। सोनिक फिल्म सीरीज की तीसरी फिल्म, इसे जेफ फाउलर ने निर्देशित किया था और पैट केसी, जोश मिलर और जॉन व्हिटिंगटन ने लिखा था। जिम कैरी, बेन श्वार्ट्ज़र, कोलिन ओशोचनेसी, जेम्स मार्सरेन, टिका सुम्टर और इद्रीस एल्बा ने अपनी भूमिकाएं दोहराई है, जबकि कीनू रीव्स भी कलाकारों में शामिल हुए हैं। फिल्म में सोनिक, टेल्स और नकल्स का सामना शैडो द हेजहॉग से होता है, जो मानवता से बदला लेने के लिए पागल वैज्ञानिकों इवो और गेराल्ड रोबोटनिक के साथ गठबंधन करता है। सोनिक द हेजहॉग 3 की घोषणा फरवरी 2022 में वाईकॉम सीबीएस के निवेशक कार्यक्रम के दौरान सोनिक द हेजहॉग 2, 2022 की रिलीज से पहले की गई थी। 2023 SAG-AFTRA हड़ताल के कारण एनिमेटेड पात्रों के लिए फिल्मांकन जुलाई 2023 में सरे, इंग्लैंड में शुरू हुआ और अभिनेताओं के साथ फिल्मांकन नवंबर में लंदन में शुरू हुआ। मार्च 2024 तक उत्पादन समाप्त हो गया। कथानक वीडियो गेम सोनिक एडवेंचर 2, 2001 और शैडो द हेजहॉग 2005 से तत्वों को आकर्षित करता है। जॉन विक फिल्मों में उनके प्रदर्शन और चरित्र के लिए फाउलर की दृष्टि के बीच समानता के कारण रीव्स को शैडो के रूप में चुना गया था। सोनिक द हेजहॉग 3 का प्रीमियर 10 दिसंबर 2024 को लंदन के एम्पायर लीसेस्टर स्क्वायर में हुआ और 20 दिसंबर को यूनाइटेड स्टेट्स में पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा रिलीज किया गया। इसे आम तौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसमें कैरी और रीव्स के प्रदर्शन की प्रशंसा की गई और यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिसने $122 मिलियन के बजट पर दुनिया भर में $491.1 मिलियन की कमाई की, जो फ्रेंचाइजी की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई, अब तक की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली वीडियो गेम फिल्म और 2024 की 10वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। चौथी फिल्म 19 मार्च 2027 को रिलीज होने वाली है। कथानक 1974 में एलियन हेजहॉग शैडो वाला एक उल्कापिंड ओक्लाहोमा में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और अमेरिकी सेना द्वारा जब्त कर लिया जाता है। शैडो की शक्ति का प्रयोग प्रोफेसर गेराल्ड रोबोटनिक द्वारा कैप्टन वाल्टर्स की देखरेख में गार्जियन यूनिट्स ऑफ नेशंस गन अनुसंधान सुविधा में किया जाता है। शैडो गेराल्ड की पोती मारिया के साथ भी घनिष्ठ मित्रता विकसित करता है। एक रात, जब गेराल्ड, मारिया और शैडो को ले जाने से रोकने के लिए सुविधा से भागने की कोशिश करते हैं, तो मारिया गलती से एक विस्फोट में मर जाती है। वाल्टर्स सुविधा को बंद कर देता है, गेराल्ड को कैद कर लेता है और शैडो को सस्पेंडेड एनिमेशन में डाल देता है। 50 साल बाद, एक अज्ञात व्यक्ति जापान के तट पर एक गन जेल सुविधा की प्रणाली को हैक करता है और एक प्रतिशोधी शैडो को रिहा करता है। ग्रीन हिल्स, मोंटाना में सोनिक, टेल्स, नकल्स और उनके दत्तक माता-पिता टॉम और मैडी वाचोव्स्की के साथ पृथ्वी पर अपने आगमन की सालगिरह मनाता है। गन निदेशक रॉकवेल आता है और टोक्यो में शैडो को पकड़ने में मदद करने के लिए सोनिक, टेल्स और नकल्स, जिसे टीम सोनिक कहा जाता है, को भर्ती करता है। हालांकि वह तीनों को हरा देता है और भाग जाता है। टीम सोनिक अब कमांडर वाल्टर से मिलती है, जो उन्हें शैडो के अतीत के बारे में बताता है। अचानक इवो रोबोटनिक के ड्रोन हमला करते हैं और वाल्टर्स को घातक रूप से घायल कर देते हैं, जो मरने से पहले सोनिक को एक की कार्ड देता है। वे गन की मदद के बिना शैडो को खोजने का फैसला करते हैं, क्योंकि रॉकवेल को गुम की कार्ड मिल जाता है और वह उनके खिलाफ हो जाता है। टीम सोनिक का सामना इवो के सहायक एजेंट स्टोन से होता है, जो हमले में शामिल होने से इनकार करता है। वे इवो के साथ एक असहज गठबंधन बनाते हैं और चोरी किए गए ड्रोन को परित्यक्त गन सुविधा तक ट्रैक करते हैं। ढलाई। जिम कैरी अपनी बाईं ओर देखकर मुस्कुराता है।
जिम कैरी ने इवो रोबोटनिक के रूप में अपनी भूमिका दोहराई और मूल रूप से अभिनय से संन्यास लेने की योजना बनाने के बाद चरित्र के दादा गेराल्ड की भूमिका भी निभाई। 34-35 कीनू रीव्स अपनी दाईं ओर देख रहे हैं। शैडो की आवाज के रूप में उनकी कास्टिंग से पहले कीनू रीव्स पिछली फिल्म में चरित्र के कैमियो के बाद भूमिका के लिए एक लोकप्रिय प्रशंसक थे। 36-37 फरवरी 2024 में कैरी को उनकी भूमिका को फिर से निभाने की पुष्टि की गई। 28 साइन करने के अपने फैसले के बारे में विस्तार से बताते हुए उन्होंने कहा कि मैं इस ब्रह्मांड में वापस आया क्योंकि सबसे पहले मुझे एक प्रतिभाशाली व्यक्ति की भूमिका निभानी है जो थोड़ा खिंचाव है। और आप जानते हैं, यह सिर्फ मैंने बहुत सारी चीजें खरीदी है और मुझे पैसे की जरूरत है, स्पष्ट रूप से। 35 फाउलर ने सोने की एक स्क्रिप्ट के बारे में कैरी की टिप्पणियों पर ध्यान दिया, इसे 24 कैरेट स्याही में प्रिंट किया, जिसके बारे में फाउलर का कहना है कि इसकी कीमत लगभग $1,00,000 है। 38-39-40 15 अप्रैल 2024 को बताया गया कि कीनू रीव्स शैडो की आवाज के रूप में कलाकारों में शामिल हो गए हैं। 11 रीव्स पहले इस भूमिका के लिए एक लोकप्रिय फैनकास्ट थे। 36-37 फाउलर ने कहा कि जॉन विक श्रृंखला में रीव्स के प्रदर्शन और शैडो के लिए हम जिस वाइब को चैनल करने की कोशिश कर रहे हैं के बीच एक स्पष्ट परिणाम था और इस तरह इन फिल्मों ने चरित्र के लिए एक सही, यद्यपि अपरंपरागत ऑडिशन के रूप में काम किया। 41 फाउलर ने पुष्टि की कि भले ही जॉन विक कभी नहीं बनी होती, लेकिन उनका मानना था कि रीव्स के अंधेरे और नुकीले किरदारों के स्थापित इतिहास ने उन्हें वैसे भी कास्ट करने के लिए प्रेरित किया। 39 मिलर ने कहा कि रीव्स वह आवाज थे जिसकी उन्होंने लेखन प्रक्रिया के दौरान शैडो के लिए कल्पना की थी। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया पिछली फिल्म में नकल्स के लिए उनके लेखन के विपरीत थी, क्योंकि एल्बा चरित्र के लिए एक लोकप्रिय प्रशंसक नहीं थे और उनकी आवाज की अवधारणा अधिक सामान्य थी। 34 इसके अतिरिक्त मार्सरेन, बेन श्वार्टज, टिका सम्पटर, कोलिन ओशोचनेसी, इद्रीस एल्बा, ली मजदौब और टॉम बटलर को पिछली फिल्मों से अपनी भूमिकाओं को दोहराने के लिए पुष्टि की गई थी। 10 क्रिस्टन रिटर, एलिला ब्राउन, जेम्स वॉक, सोफिया परनास, क्रिस्टो फर्नांडीज और जोरमा टैकोन को अज्ञात भूमिकाओं में लिया गया। 10 टैकोन को पहले नक्कल श्रृंखला के लिए एक एपिसोड निर्देशक के रूप में काम पर रखा गया था। 42-16 फरवरी को ब्राउन की भूमिका मारिया के रूप में सामने आई। 20 ब्राउन इससे पहले जॉर्ज मिलर की 3000 Years of Longing 2022 और फ्यूरियोसा ए मैड मैक्स सागा 2024 फिल्मों में थी। 39 फर्नांडीज ने इन यूनिवर्स टेलीनोवेला ला अल्टिमा पासियोन में परनास के साथ पाब्लो और जुआन की भूमिकाएं निभाईं। 25 लिखना सोनिक द हेजहोग 3 वीडियो गेम सोनिक एडवेंचर 2 2001 और शैडो द हेजहोग 2005 से प्रेरणा लेता है। 43-44 मिलर ने कहा कि सोनिक एडवेंचर 2 को अनुकूलित करने का मतलब है कि एक मुख्य सवाल यह था कि पीजी रेटेड रहते हुए यह कितना अंधेरा हो सकता है, और केसी ने कहा कि एक मुख्य चुनौती यह थी कि शैडो की बैकस्टोरी को सोनिक की कहानी के साथ कैसे जोड़ा जाए, जो उन्होंने कहा कि दोनों के बीच परिवार के महत्व की विषयगत समानता को देखकर हासिल किया गया था। 34 सोनिक एडवेंचर 2 में शामिल तत्वों में परी जैसे जीव चाओ थे। फिल्म में वे टोक्यो के चाओ गार्डन थीम वाले रेस्तरां का हिस्सा है, वह शहर जहां टीम सोनिक और शैडो पहली बार आमने सामने होते हैं। 14 मिलर ने कहा कि सोनिक एडवेंचर 2 की कहानी के तत्वों को अनुकूलित करने की एक मुख्य चुनौती फिल्म को परिवार के अनुकूल रखने के लिए अंधेरे के साथ संतुलन बनाना था, और दूसरा था कहानी के तत्वों को फिल्म श्रृंखला के समय सीमा और कथा के अनुकूल बनाना। केसी ने कहा कि 2 स्पष्ट उदाहरण थे कि गेराल्ड, मारिया और शैडो की अवधारणा आग अंतरिक्ष स्टेशन में रहती थी जैसा कि उन्होंने खेलों में किया था, जो 1970 के दशक की सेटिंग के साथ असंगत होगा, और मारिया की लाइलाज बीमारी को खेलों से हटाना क्योंकि इस कहानी के लिए इसकी जरूरत नहीं थी। 34 कैरी के लिए गेराल्ड और इवो की दोहरी भूमिकाएं लिखने के लिए फाउलर ने कहा कि उन्होंने शुरू में अपने 2 पात्रों के बीच समानताओं पर ध्यान केंद्रित किया, न केवल गंजे सिर और बड़ी मूंछों के साथ, बल्कि उनके व्यवहार और उनके रवैये में भी। फिर उन्होंने फैसला किया कि उन्हें फिल्म के लिए सही तरह का संघर्ष बनाने की जरूरत है।
14 केसी ने कहा कि कैरी ने गेराल्ड की विषाक्तता की कहानी को अपनाया जो इवो को प्रभावित करती है, जो एक छोटे बच्चे में बदल जाता है, और कहा कि फिल्म में इवो द्वारा अनुभव की गई चोट ने कहानी को और अधिक भावुक बना दिया। 34 मिलर ने कैरी के लिए पटकथा लिखने में उनकी भूमिका को उनके लिए एक क्षेत्र बनाने और इन सभी विचारों के साथ आने के रूप में वर्णित किया, और कहा कि पात्रों के अधिकांश हास्य की कल्पना अभिनेता ने खुद की थी, और केसी ने उनके और मिलर के लेखन को कैरी के लिए एक ढांचा के रूप में वर्णित किया। 34 केसी ने कहा कि उन्होंने और मिलर ने शैडो के लिए बहुत सारी बंदूकें पंक्ति लिखने पर विचार किया था, जो आवाज अभिनेता रीव्स के दो पात्रों द मैट्रिक्स से नियो और जॉन विक को श्रद्धांजलि देने के लिए थी, जिन्होंने पहले यह पंक्ति कही थी। हालांकि उन्होंने इसके खिलाफ फैसला किया, इसके बजाय फिल्म को रीव्स फिल्म स्पीड 1994 का संदर्भ देते हुए और सोनिक और शैडो के अंतिम द्वंद्व की कोरियोग्राफी द मैट्रिक्स के अंत में नियो और एजेंट स्मिथ की लड़ाई की नकल करते हुए समाप्त किया। 45 फाउलर को लगा कि शैडो के चरित्र के साथ दुनिया नुकीली नहीं हुई, लेकिन कहा कि चरित्र ने जो लहजा लाया उसने फिल्मों को अधिक रोमांचक और खतरनाक बना दिया। 14 उन्होंने अपने नामांकित 2005 के वीडियो गेम में आग्नेयास्त्रों और शैडो की मोटरसाइकिल के तत्वों को स्वीकार किया। 14 फाउलर ने बताया कि फिल्म में टिकटॉक मीम शैडो लव्स लैटिनास के संदर्भ को शामिल करना फ्रैंचाइजी के इतिहास के बारे में प्रशंसकों को जो पता है और पसंद है उसे सम्मान देने का एक तरीका था, जो ऑनलाइन शिटपोस्टिंग का विषय है। 46 शुरुआत में मीम और इसकी लोकप्रियता से अनजान जुआन बटा पाब्लो अभिनेता क्रिस्टो फर्नांडीज ने कहा कि इसकी सराहना टेलीनोवेलस की अपील से जुड़ी थी, वह माध्यम जिसके साथ फिल्म में मीम को लागू किया गया था। शैडो इन यूनिवर्स टेलीनोवेला ला अल्टीमा पैशन देखता है और गैब्रिएला के चरित्र के साथ मोहित है। मुक्त करना। काले रंग की पोशाक पहने एलिला ब्राउन फिल्म के लॉस एंजल्स प्रीमियर में मुस्कुराती हुई। फिल्म के लॉस एंजल्स प्रीमियर पर एलिला ब्राउन। थिएट्रिकल। सोनिक द हेजहोग 3 का प्रीमियर लंदन के एम्पायर लीसेस्टर स्क्वायर में 10 दिसंबर 2024 को हुआ। 65 और कैलिफोर्निया के लॉस एंजल्स में TCL चाइनीज थिएटर में 16 दिसंबर को। 66-67 इसे स्मर्फ्स 2025 की मूल रिलीज की तारीख को संभालते हुए 20 दिसंबर 2024 को पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। 68 पैरामाउंट ने प्रीमियम प्रारूपों में सिनेमाघरों में शुरुआती स्क्रीनिंग के लिए 19 दिसंबर को एक प्रशंसक कार्यक्रम आयोजित किया। 69 विपणन। अप्रैल 2024 में सिनेमागॉन में पैरामाउंट ने फिल्म के फर्स्ट लुक फुटेज का प्रदर्शन किया, जिसमें एक भारी रोबोटनिक को एजेंट स्टोन द्वारा यह सूचित करने से पहले कि उन्होंने उसे ढूंढ लिया है, और सोनिक, टेल्स और नकल्स एक मूक शैडो से लड़ते हुए अपनी वर्तमान स्थिति पर विलाप करते हुए दिखाया गया था। 70 जुलाई में जैक्स पैसिफिक द्वारा निर्मित एक पॉपकॉर्न बाल्टी और एक्शन आंकड़े ऑनलाइन लीक हो गए थे। 71-25 अगस्त को शैडो के रूप में कीनू रीव्स की भागीदारी का पहला आधिकारिक टीज फिल्म के टिकटॉक अकाउंट पर पोस्ट किया गया था, जिसने पहली फिल्म में अभिनेता के उल्लेख का संदर्भ दिया था, जिसका शीर्षक था फोरशैडोइंग। 72 उस समय से फिल्म के पात्रों की छवियों को फिल्म के पहले ट्रेलर के प्रचार में विश्व स्तर पर स्थानों की इमारतों पर पेश किया गया था। 73-75-76 IGN ने देखा कि कीनू रीव्स यहाँ कीनू रीव्स मोड में है। 77 और वल्चर ने अभिनेता के मूडी और शैडो के प्रतिशोधी चित्रण की तुलना जॉन विक के प्रदर्शन से की। 78 द वर्ज के ऐश पैरिश ने सहमति व्यक्त की कि रीव्स की आवाज संतोषजनक थी और मारिया के खुलासे पर भी ध्यान दिया, यह अनुमान लगाते हुए कि फिल्म उसके भाग्य को कैसे अनुकूलित करेगी। 21 पैरामाउंट के ट्रांसफॉर्मर्स 1 के शुरुआती सप्ताहांत में शैडो के पोस्टर चुनिंदा थिएटरों में पहले 300 उपस्थित लोगों के बीच लॉटरी के जरिए बेचे गए, जिनमें से रीव्स ने सीमित संख्या में पोस्टर पर हस्ताक्षर किए। 79 हैलोवीन के उपलक्ष्य में शैडो की फिल्म से बू कहते हुए 10 सेकंड की एक क्लिप सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई थी। 80 4 नवंबर को फैंडेंगो द्वारा शैडो की एक प्रचारात्मक स्थिर छवि जारी की गई थी। 81 18 नवंबर को एक नया पोस्टर जारी किया गया, जिसमें मुख्य टीम रोबोटनिक्स और शैडो को दिखाया गया, जो शीर्ष पर कलाकारों के ऊपर मंडराता है और नीचे अपनी डार्क राइडर मोटरसाइकिल भी चलाता है। 82 कई प्रेस आउटलेट्स को सेगा जेनेसिस कार्ट्रिज भी भेजा गया, जिसमें प्रचारात्मक पोस्टर और पात्रों की आवाज की लाइनें थीं,
साथ ही एक मिनी गेम भी था। 83 ट्रेलर 25 नवंबर को जारी किया गया था। कमेंट्री एक दृश्य में शैडो के बंदूक के इस्तेमाल पर केंद्रित थी। 2005 के शैडो द हेजहॉग गेम में आग्नेयास्त्रों की प्रमुखता और सेगा के बाद के त्याग को देखते हुए 84, 85, 86 साथ ही टेल्स को पोकेमोन चरित्र पिकाचू के लिए गलत समझा जाना। 84, 87 उसके पास एक बंदूक है और उसने चंद्रमा पर पेशाब किया। वाक्यांश ट्रेलर की रिलीज के बाद सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगे, जिसमें बाद वाला लोकप्रिय वेब सीरीज स्नैपक्यूब के रियल टाइम फंडअप का संदर्भ था। 86 गोहेड लंदन एडीएल एनवायरो बस, जिसके किनारे पर सोनिक द हेजहॉग 3 का पोस्टर लगा हुआ है। गोहेड लंदन बस के किनारे लगा फिल्म का पोस्टर। अक्टूबर तक जैक स्पेसिफिक खिलौना माल जारी किया गया था। 88 जूता कंपनी रीबॉक ने फिल्म के प्रचार में स्नीकर्स की एक टाई इन लाइन का उत्पादन किया। 89 और मैकडॉनल्ड्स फिल्म के पात्रों के हैप्पी मील खिलौने बेचेगा। 90 एएमसी थिएटर्स ने सोनिक के सिर की एक नवीनता पॉपकॉर्न बाल्टी और एक कप ड्रिंक टॉपर और एक मास्क का एक संग्रहणीय कॉम्बो बनाया। 91 11 दिसंबर 2024 को पैरामाउंट ने कई क्रिसमस फिल्मों की पैरोडी करते हुए कई पोस्टर भी जारी किए। 92 पहली फिल्म से मूल अगली सोनिक डिजाइन जिसे बैकलैश मिला था, उसे स्वेटर डिजाइन के रूप में दिखाया गया था जिसे पुरस्कार के रूप में दिया जाएगा। 93 स्टॉप मोशन शॉट ए वेरी सोनिक क्रिसमस 11 दिसंबर 2024 को जारी किया गया, जिसमें श्वार्टज, एल्बा, ओशोजनेसी और रीव्स ने अपनी भूमिकाओं को दोहराया और वेरवेपल अभिनेता एडम पेली ने सांता क्लॉज की आवाज दी। 94 एक टाई इन वीडियो गेम शैडो जेनरेशन अक्टूबर 2024 में जारी किया गया था। सोनिक टीम के प्रमुख ताकाशी इजुका ने कहा कि वह शैडो को एक चरित्र के रूप में स्पॉटलाइट करना चाहते थे। 95 फिल्म पर आधारित डाउनलोड करने योग्य सामग्री 12 दिसंबर को जारी की गई थी, जिसमें टोक्यो में एक अतिरिक्त स्तर सेट किया गया था जैसा कि फिल्म में दिखाई देता है। स्तर के दौरान शैडो की उपस्थिति उसके मूवी समकक्ष से मिलती जुलती हो जाती है, जिसमें रीव्स उसकी आवाज को दोहराते हैं। 96 97 होम मीडिया सोनिक द हेजहॉग 3 को 21 जनवरी 2025 को डिजिटल डाउनलोड के लिए जारी किया गया था। 99 और यह 15 अप्रैल को अल्ट्रा एचडी ब्लूरे और डीवीडी पर रिलीज होगा। 99 4 के स्टीलबुक विकल्पों में कवर पर सोनिक वाला एक संस्करण और लाल बिजली बोल्ट पैटर्न पृष्ठभूमि पर शैडो वाला अमेजन रिटेलरन्य संस्करण शामिल है। 100 विशेष सुविधाओं की सामग्री में फाउलर और श्वार्टज के साथ ऑडियो कमेंट्री, रीव्स और कलाकारों के साथ शैडो पर चर्चा करने वाला एक फीचर, श्वार्टज, एल्बा और ओशोजनेसी के साथ रिकॉर्डिंग बूथ में एक सेगमेंट और ए वेरी सोनिक क्रिसमस स्पेशल शामिल है। 100 फिल्म ने 18 फरवरी 2025 को संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में पैरामाउंट प्लस पर स्ट्रीमिंग शुरू की। इवो गेराल्ड से मिलता है, जो उसका अलग हुआ दादा है और शैडो के भागने और चोरी हुए ड्रोन के पीछे का मास्टरमाइंड है, जबकि शैडो बाकी लोगों को पकड़ लेता है। गेराल्ड बताता है कि कीकार्ड एक्लिप्स कैनन को सक्रिय करने के लिए आवश्यक 2 में से एक है, एक परिक्रमा करने वाला लेजर स्पेस हथियार जिसे उसने गन के लिए डिजाइन किया है, जो पृथ्वी पर किसी भी स्थान को निशाना बनाकर नष्ट करने में सक्षम है। वह दावा करता है कि वह मारिया की मौत का बदला लेने के लिए लंदन में गन के मुख्यालय को नष्ट करने के लिए इसका उपयोग करने की योजना बना रहा है और इवो उसके साथ शामिल होने के लिए सहमत हो जाता है। शैडो टेल्स से कीकार्ड लेता है और बेस को नष्ट करने के लिए एक लघु ब्लैक होल को सक्रिय करता है, क्योंकि वह रोबोटनिक और स्टोन निकल जाते हैं। टीम सोनिक एक रिंग पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए बच निकलती है और टॉम तथा मैडी को गन के मुख्यालय से दूसरा कीकार्ड चुराने के लिए भर्ती करती है और रोबोटनिक्स तथा रॉकवेल से मुकाबला करती है। टॉम खुद को वाल्टर्स के रूप में प्रच्छन्न करके कीकार्ड सफलतापूर्वक प्राप्त करता है, लेकिन शैडो उसका भेष खरीद लेता है, उसे गंभीर रूप से घायल कर देता है और चाबी ले लेता है, जिससे रोबोटनिक्स एक्लिप्स तोप लॉन्च कर पाते हैं। क्रोधित होकर सोनिक टेल्स और नकल्स को छोड़ देता है, मास्टर एमराल्ड को चुरा लेता है और उसके भीतर मौजूद 7 कैओस एमराल्ड्स का इस्तेमाल करके महाशक्तिशाली बन जाता है। सोनिक शैडो का सामना करता है, जो महाशक्तिशाली बनने के लिए कैओस एमराल्ड्स की ऊर्जा को भी अवशोषित कर लेता है। अंततः सोनिक शैडो को पराजित कर देता है,
लेकिन यह महसूस करने पर नरम पड़ जाता है कि वह बदले की भावना से ग्रसित हो रहा है। ग्रेहेन तोप पर सवार गेराल्ड मारिया की मौत का बदला लेने के लिए पृथ्वी को नष्ट करने का इरादा रखता है। भयभीत इवो फायरिंग अनुक्रम को निरस्त करने का प्रयास करता है, मानवता को नष्ट करने के बजाय उस पर शासन करना पसंद करता है, लेकिन गेराल्ड कमांड कंसोल को नष्ट कर देता है। टेल्स और नकल्स आते हैं और तीनों गेराल्ड को रिएक्टर कोर में धकेल देते हैं, जिससे उसकी मौत हो जाती है। सोनिक और शैडो तोप की किरण को रोकते हैं, क्योंकि इवो, टेल्स और नकल्स इसे पृथ्वी से दूर ले जाते हैं, गलती से चंद्रमा का एक हिस्सा काट देते हैं। शैडो के साथ तोप की किरण को रोकते समय सोनिक अपना महाशक्तिशाली रूप और चेतना खो देता है और वापस पृथ्वी पर गिर जाता है। टेल्स और नकल्स ग्रीन हिल्स के लिए एक रिंग पोर्टल का उपयोग करके सोनिक को बचाते हैं। टेल्स और नकल्स के साथ दौड़ के दौरान सोनिक गलती से न्यूयॉर्क में पहुंच जाता है और मेटल सोनिक रोबोटों की एक सेना द्वारा हमला किया जाता है, लेकिन एमी रोज द्वारा बचा लिया जाता है। 9 कहीं और शैडो तोप के विनाश से बच गया है। भालना कलाकारों के बारे में अधिक जानकारी सोनिक द हेजहॉग फिल्म श्रृंखला। यह भी देखे सोनिक द हेजहॉग पात्रों की सूची। आवाज बेन श्वार्टज सोनिक द हेजहॉग के रूप में एक मानवरूपी नीला हेजहॉग जिसके पास सुपरसोनिक गति है और वह टीम सोनिक का नेता है। 10 कीनू रीव्स शैडो द हेजहॉग के रूप में एक मानवरूपी लाल धारीदार काला हेजहॉग जो प्रोजेक्ट शैडो नामक एक गुप्त सरकारी कार्यक्रम का हिस्सा था। 11 वह त्रासदी से गुजरा है और बदला लेना चाहता है। 12 फाउलर ने कहा कि एक बार जब वे पहली बार मिले तो उन्होंने महसूस किया कि रीव्स ने बहुत स्पष्ट रूप से अपना होमवर्क किया था और वह चरित्र का प्रशंसक वफादार प्रतिपादन बनाना चाहते थे। 13 कोलिन ओशोजनेसी माइल्स टेल्स प्रोवर एक बुद्धिमान मानवरूपी पीला नारंगी लोमड़ी जो अपनी जुड़वां पूंछों के साथ उड़ सकता है और ऐसे गैजेट बनाता है जो दिखावट बदल सकते हैं और सुरक्षा को अक्षम कर सकते हैं। 10 इद्रीस एल्बा नकल्स द इकिडना एक गुस्सैल और घमंडी मानवरूपी लाल इकिडना योद्धा जिसके पास सुपर ताकत और फ्लेम्स ऑफ डिजास्टर है, एक ऐसी तकनीक जो उसकी मुट्ठियों को आग में बदलने की अनुमति देती है। 10 लाइव एक्शन जिम कैरी दोहरी भूमिका में। डॉ इवो रोबोटनिक एक पागल वैज्ञानिक और सोनिक का कट्टर दुश्मन जिसे वह अक्सर एगमैन के नाम से संदर्भित करता है। 10 प्रोफेसर गेराल्ड रोबोटनिक इवो और मारिया के दादा और प्रोजेक्ट शैडो के प्रमुख। 14-15 कैरी ने कहा कि गेराल्ड और इवो के बीच एक अंतर्निहित अंतर यह था कि गेराल्ड एक पुरानी सख्त पीढ़ी से था, उसे उस चट्टान की तरह सख्त बताया जिसके नीचे से वह रेंगकर बाहर आया था। 16 जेम्स मार्सरेन टॉम वाचोव्स्की सोनिक टेल्स और नकल्स के दत्तक पिता और ग्रीन हिल्स मोंटाना के शेरिफ। 10 टिका संपटर मैडी वाचोव्स्की टॉम की पत्नी सोनिक टेल्स और नकल्स की दत्तक मां और ग्रीन हिल्स की स्थानीय पशु चिकित्सक। 10 ली मजदौब एजेंट स्टोन इवो के सहायक। 10 क्रिस्टन रिटर डायरेक्टर रॉकवेल के रूप में सैन्य संगठन गार्जियन यूनिट्स ऑफ नेशंस गन के एक उच्च पदस्थ अधिकारी। 17 नताशा रोटवेल रेचल मैडी की बहन जिसका भेष बदलकर मैडी गन मुख्यालय में घुसपैठ करती है। 18 शेमर मूर रांडेल हैंडेल एक गन एजेंट और रेचेल का पति जिसका भेष बदलकर टॉम गन मुख्यालय में घुसपैठ करता है। 18 एडम पेलीवेड वेपल के रूप में ग्रीन हिल्स के डिप्टी शेरिफ जो नक्कल्स के लिए मास्टर एमराल्ड की रखवाली करते हैं। 19 एलिला ब्राउन मारिया रोबोटनिक के रूप में 20 गेराल्ड की पोती और इवो की चचेरी बहन जो गेराल्ड की प्रयोगशाला में अपने समय के दौरान शैडो की करीबी दोस्त बन जाती है। 21-22 टॉम बटलर कमांडर वाल्टर्स के रूप में संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ के पूर्व उपाध्यक्ष जो गन के नेता है। 10 जेम्स वॉक ने 1974 के फ्लैशबैक में युवा कैप्टन वाल्टर्स की भूमिका निभाई है। जोरमा टैकोन काइल लांसबॉटम फ्रीडन आइलैंड पर एक गन एजेंट जो शैडो पर नजर रखता है। टैकोन ने पहले नक्कल्स एपिसोड द फ्लेम्स ऑफ डिजास्टर का निर्देशन किया था। 23 सोफिया परनास और क्रिस्टो फर्नांडीज क्रमशः ला अल्टिमा पासियोन में गैब्रिएला और जुड़वां भाइयों जुआन
पाब्लो की भूमिका निभाते हैं, जो एक टेलीनोवेला इवो देखता है। 24-25 उत्पादन विकास मार्च 2020 में जेम्स मार्सरे ने पुष्टि की कि उन्होंने सोनिक द हेजहोग 2020 के कई सीक्वल के लिए साइन किया है। 26 फरवरी 2022 में सेगा सेमी ग्रुप और पैरामाउंट पिक्चर्स सोनिक द हेजहोग 2022 के बाद एक तीसरी फिल्म विकसित कर रहे थे। इसे औपचारिक रूप से वायकॉम CBS के निवेशक कार्यक्रम के दौरान घोषित किया गया था। 27 जेफ फाउलर निर्देशक के रूप में लौट आए और नील एच. मोरित्ज, टोबी एशर, तोरू नकाहारा और हितोशी ओकुनो निर्माता के रूप में लौट आए। 28 हारुकी सातोमी, शुजी उत्सुमी, युकियो सुगिनो, फाउलर, टॉमी गोर्मले और टिम मिलर ने कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया। 29 पॉल ग्रीनबर्ग और ओरेन उजिएल को ऑफ स्क्रीन अतिरिक्त साहित्यिक सामग्री क्रेडिट प्राप्त हुआ। 30 इसके अलावा पैरामाउंट प्लस के लिए एक स्पिन-ऑफ टेलीविजन सीरीज नकल्स को फिल्म के साथ साथ विकसित किया गया था। 27 अप्रैल 2022 में जिम कैरी, जिन्होंने फिल्मों में डॉ. इवो रोबोटनिक की भूमिका निभाई, ने घोषणा की कि वह अभिनय से संन्यास लेने पर विचार कर रहे हैं। 31 उनकी संभावित सेवानिवृत्ति के साथ मोरिच और एशर ने पुष्टि की कि अगर वह अपनी सेवानिवृत्ति योजनाओं का पालन करते हैं तो रोबोटनिक के रूप में उनकी भूमिका किसी भी सीक्वल में दोबारा नहीं होगी। हालांकि उन्हें फिल्मांकन और आवाज रिकॉर्डिंग जुलाई 2023 के अंत में एनिमेटेड पात्रों के लिए दूसरी इकाई का फिल्मांकन शुरू हुआ, केवल भौतिक अभिनेताओं के बिना। 2023 SAG-AFTRA हड़ताल के परिणामस्वरूप फार्नहेम, सरे, इंग्लैंड में 47 मुख्य फोटोग्राफी मूल रूप से 31 अगस्त 2023 को लंदन, इंग्लैंड में शुरू होने वाली थी। 48 लेकिन सितंबर तक देरी हो गई। 50 भौतिक अभिनेताओं के साथ उत्पादन 29 नवंबर 2023 को शुरू हुआ और फिल्मांकन में इस्तेमाल की गई शैडो द हेजहोग की स्टैंड इन प्रतिमा की एक टीजर छवि के साथ इसकी घोषणा की गई। 51 ब्रैंडन ट्रॉस छायाकार के रूप में लौटे। 17 और ल्यूक फ्रीबॉर्न प्रोडक्शन डिजाइनर थे। 17 श्वार्ट्ज ने फरवरी के मध्य तक फिल्म के लिए रिकॉर्डिंग शुरू कर दी थी। 52 मार्सरेन ने कहा कि फिल्मांकन 14 मार्च 2024 तक पूरा हो गया था। 53 जबकि फाउलर ने आधिकारिक तौर पर खुलासा किया कि फिल्म का निर्माण 29 मार्च को पूरा हो गया था। 54 फाउलर ने कहा कि कैरी को इवो के दादा गेराल्ड की दोहरी भूमिका निभाने के लिए कहना बहुत बड़ा अनुरोध था और इसका मतलब था कि कैरी को हर बार गेराल्ड की भूमिका निभाने के लिए शारीरिक रूप से तैयार होने के लिए मेकअप कुर्सी पर 3 घंटे बिताने पड़ते थे। 14 कैरी ने उनके द्वारा पहने गए प्रोस्थेटिक्स को डिजाइन करने में भी मदद की। 40 जबकि कैरी ने प्रत्येक भूमिका निभाई, अभिनेता ब्रेंडन मर्फी ने अन्य चरित्र के लिए दोहरी भूमिका निभाई। 16 प्रत्येक प्रदर्शन के दौरान कैरी ने मर्फी को बताया कि वह दूसरा किरदार कैसे निभाएंगे, एक प्रणाली जिसे पूर्व ने बहुत तकनीकी रूप से कठिन कहा था, खासकर यह देखते हुए कि वह अपने प्रदर्शन के दौरान विपरीत चरित्र के पहले से रिकॉर्ड किए गए वॉयस ट्रैक के साथ बातचीत कर रहे थे। 16 स्टार क्रिस्टो फर्नांडीज ने कहा कि उन्हें प्रोडक्शन के दौरान कैरी उनके बचपन के हीरो और नहीं रीव्स से मिलने का अवसर मिला था। फाउलर ने कहा कि रीव्स हमें वॉयस रिकॉर्डिंग के दौरान बस लाइन रीडिंग के इतने सारे अलग अलग संस्करण देते थे और बस चलते रहना चाहते थे, और कहा कि उन्होंने अपने प्रदर्शन में सिर्फ एक माइक्रोफोन में स्क्रिप्ट को दिखाने और पढ़ने से कहीं अधिक डाला। दोनों फिल्म के लिए उनके दृष्टिकोण को समझते हैं और शैडो की अपनी व्याख्या को साकार करते हैं। 13 रीव्स खुद को इस बारे में अंतर्दृष्टि देने के लिए सवालों के साथ तैयार थे कि टीम क्या हासिल करने की कोशिश कर रही थी। 14 एनिमेशन पर्यवेक्षक क्लेम यिप ने कहा कि रीव्स के कमकुंजी, गंभीर मुखर प्रदर्शन ने उनके दृश्य कार्य को सूचित किया। 22 शैडो के साथ दृश्यों में प्लेसहोल्डर टेनिस बॉल के साथ अभिनय करने के विपरीत, ब्राउन ने एक शैडो कठपुतली के साथ दृश्यों की शूटिंग की। 22 फाउलर ने बताया कि वास्तव में एक विश्वसनीय प्रदर्शन बनाने के लिए कौशल और कल्पना की आवश्यकता होती है, क्योंकि दृश्यों में अभिनय करने के लिए वास्तव में कुछ भी नहीं होता है, कुछ ऐसा जो अन्य कलाकारों को पूरा करना होता है, और टिप्पणी की कि वह ब्राउन की कम उम्र में इस पर महारत से प्रभावित थे।
39 शैडो से जुड़े एक्शन दृश्यों को बनाने में फाउलर ने फिल्म में इसके कई एक्शन दृश्यों को अपनाकर 2005 के शैडो द हेजहॉग गेम को श्रद्धांजलि दी। 55 फाउलर ने पहले 2005 के गेम में एक एनिमेटर के रूप में काम किया था और स्क्रीन के लिए चरित्र को अनुकूलित करने के लिए सम्मानित महसूस किया। 56 पोस्ट प्रोडक्शन और वीएफएक्स लागत में कटौती के उपाय के रूप में निर्माताओं ने पैरामाउंट में एक इन-हाउस एनिमेशन टीम रखी थी जो सोनिक द हेजहॉग 3 और नकल्स सीरीज दोनों पर काम कर रही थी। 57 क्लेम यिप एनिमेशन पर्यवेक्षक के रूप में काम करते हैं, 22 जबकि अल लेविन फिल्म संपादक के रूप में काम करते हैं। 17 एनिमेशन का निर्माण 6 स्टूडियो द्वारा किया गया था: राइजिंग सन पिक्चर्स, रोडियो एफएक्स, इंडस्ट्रियल लाइट एंड मैजिक, फिन, मार्जा एनिमेशन प्लैनेट और पैरामाउंट की एक इन-हाउस टीम। 22 फाउलर की टीम ने एक स्पीडबोट विक्रेता रणनीति अपनाई और एनिमेशन के काम को इन 6 स्टूडियो में बांट दिया। 22 फाउलर ने परियोजनाओं के बीच दृश्य निरंतरता की आवश्यकता पर जोर दिया और इस जनादेश के लिए संचार को महत्वपूर्ण बताया। 57 एशर के अनुसार टीम ने सोनिक संपत्तियों में निवेश किया और उन्हें इन-हाउस बनाया, फिर उन्हें विक्रेताओं को वितरित किया, जो उन्होंने उल्लेख किया कि पिछली किस्तों से तुलनात्मक रूप से अलग था, जहां आमतौर पर विक्रेता उन संपत्तियों को नियंत्रित करता है जिन्हें वे रिग करते हैं। संपत्तियों के स्वामित्व ने उनकी इन-हाउस टीम को सोनिक द हेजहॉग 3 और नकल्स पर विशेष रूप से काम करने की अनुमति दी और उत्पादन को लागत कम रखने और तेजी से आगे बढ़ने में मदद की। 57 फाउलर ने कहा कि मल्टी स्टूडियो प्रक्रिया का मतलब था कि अधिक पार्टियां थीं, आपको गति में लाना होगा, इसलिए शुरू में काम का एक अतिरिक्त स्तर है जो किया जाना है। उन्होंने कहा कि एक बार यह हासिल हो जाने के बाद लचीलेपन ने उनकी टीम को उत्पादन और प्रदर्शन के बारीक पहलुओं को बदलने की अनुमति दी। 22 संगीत मुख्य लेख सोनिक द हेजहॉग 3 साउंड ट्रैक टॉम होल्केनबर्ग, जिन्होंने पहली 2 सोनिक फिल्मों के लिए स्कोर तैयार किया था, सोनिक द हेजहॉग 3 के लिए स्कोर बनाने के लिए लौटे। 58 और जुलाई 2024 तक काम खत्म कर दिया था। 59 दिसंबर 2023 में क्रश 40 गायक जॉनी गियोली ने कहा कि सोनिक एडवेंचर 2 के थीम गीत लाइव एंड लर्न को शामिल करने पर बातचीत हुई थी। 60 फरवरी 2024 में गियोली ने पुष्टि की कि लाइव एंड लर्न को फिल्म में शामिल किया जाएगा। 61 जेली रोल ने 21 नवंबर 2024 को फिल्म के लिए एक सिंगल रन इट जारी किया। 62 फिल्म में जापानी रॉक बैंड वन ओके रॉक का गाना नियॉन भी है, जिसने पहले 2022 के गेम सोनिक फ्रंटियर्स के साउंड ट्रैक में योगदान दिया था। 63 साउंड ट्रैक एल्बम को मिलान रिकॉर्ड्स द्वारा 20 दिसंबर 2024 को जारी किया गया था। स्वागत बॉक्स ऑफिस 23 मार्च 2025 तक सोनिक द हेजहॉग 3 ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में $236.1 मिलियन और अन्य क्षेत्रों में $255 मिलियन की कमाई की है, जिससे दुनिया भर में कुल $491.1 मिलियन की कमाई हुई है। 68 संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में सोनिक द हेजहॉग 3 को मुफासा द लायन किंग के साथ रिलीज किया गया था और इसे 3,800 सिनेमाघरों से 55-60 मिलियन की कमाई करने का अनुमान था। 6 फिल्म ने गुरुवार रात के पूर्वावलोकन से $6.5 मिलियन कमाए, जिसने सोनिक फ्रैंचाइजी के लिए एक रिकॉर्ड बनाया। 103-104 शुक्रवार को फिल्म ने $25.7 मिलियन की कमाई की, जो सोनिक द हेजहॉग 2 से थोड़ी कम थी, जिसने $26.3 मिलियन कमाए थे। 105 फिल्म ने 3 दिवसीय ओपनिंग वीकेंड में $60.1 मिलियन की कमाई की, बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष पर रही और 2005 की द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया, द लायन, द विच एंड द वार्डरोब $65.6 मिलियन के बाद दिसंबर में पीजी फिल्म के लिए दूसरा सबसे बड़ा वीकेंड डेब्यू हासिल किया। 106, 107, 108 अपने दूसरे सप्ताहांत में सोनिक द हेजहॉग 3 ने $37 मिलियन के साथ बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष स्थान बरकरार रखा। 109, 110 इस बिंदु पर फिल्म के $136 मिलियन के घरेलू बॉक्स ऑफिस कुल ने रीव्स की आजीवन घरेलू बॉक्स ऑफिस कमाई को $3 बिलियन की सीमा से ऊपर पहुंचा दिया। 111 फिल्म अपने तीसरे वीकेंड में $21.4 मिलियन के साथ मुफासा द लायन किंग के बाद दूसरे स्थान पर रही।
112, 113 फिल्म अपने चौथे वीकेंड में $11.3 मिलियन के साथ मुफासा, द लायन किंग और डेन ऑफ थीव्स 2, पेंटेरा के बाद तीसरे स्थान पर रही। 114, 115 अपने पांचवें वीकेंड तक फिल्म ने $420 मिलियन के साथ अपने पूर्ववर्ती की सकल कमाई को पार कर लिया और फ्रेंचाइजी की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। 116 अपने छठे वीकेंड में इसने $10.6 मिलियन की कमाई की। 117 अपने सातवें वीकेंड में यह दुनिया भर में कुल $462.5 मिलियन तक पहुंच गई, जिससे यह पोकेमोन डिटेक्टिव पिकाचू 2019 से आगे और द सुपर मारियो ब्रदर्स मूवी 2023 से पीछे अब तक की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली वीडियो गेम फिल्म बन गई। 118 4 मार्च तक फिल्म ने $485.7 मिलियन की कमाई की, जो कैरी की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म के रूप में ब्रूस ऑलमाइटी 2003 से आगे निकल गई। 119 आलोचनात्मक प्रतिक्रिया। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर 142 आलोचकों की 85% समीक्षाएं सकारात्मक है, जिनकी औसत रेटिंग 6.7/10 है। वेबसाइट की आम सहमति कहती है, जिम कैरी की हरकतों और अपने नायक के अनुरूप तेज गति के साथ सोनिक द हेजहॉग 3 इस मिलनसार श्रृंखला में अब तक की सबसे अच्छी प्रविष्टि है। 120 मेटाक्रिटिक, जो भारत औसत का उपयोग करता है, ने 28 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 56 का स्कोर दिया, जो मिश्रित या औसत समीक्षाओं को दर्शाता है। 121 सिनेमास्कोर द्वारा सर्वेक्षण किए गए दर्शकों ने फिल्म को A+ से F पैमाने पर A का औसत ग्रेड दिया, जो पिछली दो फिल्मों के ग्रेड से मेल खाता है, जबकि पोस्टट्रैक द्वारा सर्वेक्षण किए गए लोगों ने इसे 89% सकारात्मक स्कोर दिया। 105 रीव्स और कैरी के अभिनय की प्रशंसा हुई। वैरायटी के ओवेन ग्लीबरमैन ने कहा कि रीव्स के सबसे गहरे प्रतिध्वनि के स्वर ने शैडो को दर्शकों के लिए सहानुभूतिपूर्ण बना दिया और जिम कैरी ने रोबोटनिक के रूप में अपनी भूमिकाओं के साथ अपने पिछले काम को शीर्ष पर पहुंचा दिया। 3 स्क्रीन रेंट के राहेल लेबोंटे ने रीव्स के शैडो को फिल्म का स्टैंड आउट बताया, कहा कि अभिनेता चरित्र की चोट और स्टील को व्यक्त करने में शानदार था। 122 comicbook.com के मार्क डेस्चैम्प्स ने लिखा कि रीव्स ने शैडो को पूरी तरह से चित्रित किया, जिसमें उनकी चिंता और अंधेरा फिल्म के हास्य के साथ अच्छी तरह से मिश्रित था। उन्होंने कहा कि जबकि गेराल्ड और इवो ने काफी हद तक कॉमिक रिलीफ के रूप में काम किया, उनके रिश्ते ने इवो और एजेंट स्टोन के चरित्रों को भी प्रासंगिक बनाया। 123 न्यूयॉर्क टाइम्स के ग्लेन केनी ने महसूस किया कि रीव्स शैडो में उपयुक्त इमो ब्रूडिंग लेकर आए और महसूस किया कि कैरी का गुणवान डबल एक्ट बमबारी था। 124 आईजीएन के मैट डोनाटो ने कहा कि रीव्स की अपनी पहचान, जो पहले से ही उनकी आवाज से चरित्र में परिलक्षित होती है, शैडो की कहानी में त्रासदी के समानांतर है, यह देखते हुए कि रीव्स ने अपने जीवन में अकल्पनीय कठिनाइयों का अनुभव किया था। डोनाटो ने निष्कर्ष निकाला कि रीव्स शैडो द हेजहॉग है। 125 एवी क्लब के मैट डोनाटो ने लिखा कि रीव्स ने स्थापित कलाकारों में स्थिर उदासी जोड़ी और कैरी के पागलपन को दोगुना करने पर ध्यान दिया। 126 और हॉलीवुड रिपोर्टर ने कहा कि रीव्स ने शैडो में वही गंभीरता लाई जो उन्होंने जॉन विक में दिखाई थी, यह महसूस करते हुए कि शांत कृपालुता की उनकी प्रस्तुति ने उन्हें प्रकट खतरे की कमी के कारण और भी डरावना बना दिया। इसने कैरी के चुटकुलों की प्रशंसा की, लेकिन वापस लौटने वाले मानवीय पात्रों पर सवाल उठाया। 127 पॉलीगॉन के जेसी हैसेंजर ने कहा कि कैरी का शानदार रूप से विक्षिप्त एक व्यक्ति दो चरित्र वाला संगीत रीव्स की पूर्ण ईमानदारी के विपरीत है, जिन्होंने शैडो को दर्द की एक अजीब तरह से पसंद करने योग्य छोटी गेंद बना दिया। 128 इसके विपरीत द गार्जियन के एंड्रयू पुलवर अधिकांश प्रदर्शनों के बारे में अस्पष्ट या आलोचनात्मक थे और उन्होंने कहा कि कैरी के बिना फिल्म बहुत खराब होती। 129 जबकि डेडलाइन हॉलीवुड के पीट हेमन को लगता है कि कैरी की चौथी दीवार को तोड़ना रयान रेनॉल्ड्स की डेडपूल के साथ अत्यधिक सफलता को देखते हुए उतना प्रभावशाली नहीं था। 130 द ऑब्जर्वर की वेंडी आइड ने लिखा, 2 जिम कैरी, जिनमें से प्रत्येक संवाद की प्रत्येक व्यक्तिगत पंक्ति को गुर्निंग और ग्रैंडस्टैंडिंग के एक असाधारण पैंटोमाइम में बदल देता है, स्पष्ट रूप से एक बहुत अधिक है। 131 फाउलर की फिल्म मेकिंग और सीजीआई को आम तौर पर सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। डोनाटो ने कहा कि फाउलर के निर्देशन ने फिल्म में विद्या को सुपाच्य बना दिया।
126 हेमंड को लगा कि फाउलर की भव्यता जरूरत से ज्यादा थी, हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि दर्शकों को यह कोई समस्या नहीं लगेगी। 130 और लेबोंटे ने कहा कि फाउलर शैडो की कहानी को भावनात्मक और आकर्षक तरीके से व्यक्त करने में सफल रहे। 122 डोनाटो ने कहा कि एनिमेशन को सफलतापूर्वक और समान रूप से निष्पादित किया गया था, जिससे कोई यह नहीं बता सकता था कि परियोजना पर 6 अलग-अलग स्टूडियो काम कर रहे थे। 126 केनी को लगा कि मृत्यु और विनाश के कंप्यूटर ग्राफिक्स गैजेट बमबारी थे। 124 आईजीएन के ए डॉवर ने कहा कि इस किस्त में सीजीआई बहुत अधिक मनभावन था। 132 इंडीवायर के क्रिश्चियन जिल्को ने सीजीआई की आलोचना की। उन्हें लगा कि पात्र कभी भी किसी दिए गए दृश्य में फिट नहीं होते हैं और कहा कि फाउलर का काम औसत दर्जे का था। जॉन व्हिटिंगटन एक अमेरिकी पटकथा लेखक है। उन्हें जेरेड स्टर्न के साथ उनके सहयोग के लिए जाना जाता है, जिसमें द लेगो बैटमैन मूवी 2017, द लेगो निंजागो मूवी 2017 और डीसी लीग ऑफ सुपरपेट्स 2022 शामिल है। साथ ही सोनिक द हेजहोग 2 और सोनिक द हेजहोग 3 पर पैट केसी और जोश मिलर के साथ उनके सहयोग भी शामिल है। बाद में उन्होंने टोबी एशर के साथ नकल्स बनाई। आजीविका। व्हिटिंगटन ने द लेगो बैटमैन मूवी और द लेगो निंजागो मूवी की पटकथा लिखकर अपने करियर की शुरुआत की। 1 जुलाई 2017 में व्हिटिंगटन को बॉय 21 की पटकथा लिखने के लिए काम पर रखा गया था। 2018 में उन्होंने नेटफ्लिक्स फिल्म व्हेन वी फर्स्ट मेट की पटकथा लिखी। 2019 में उन्होंने डॉ सीस की इसी नाम की पुस्तक पर आधारित एनिमेटेड श्रृंखला ग्रीन एग्स एंड हैम के 2 एपिसोड लिखे। 4 रीशूट के दौरान उन्होंने 2020 की फिल्म डोलिटल की पटकथा को फिर से लिखा। 5 उन्होंने डीसी कॉमिक्स फिल्म डीसी लीग ऑफ सुपरपेट्स लिखी। 6 उन्होंने एक्शन एडवेंचर कॉमेडी फिल्म सोनिक द हेजहोग 2 और इसके सीक्वल की पटकथा के सहलेखन से ख्याति प्राप्त की। 7 फिल्मोग्राफी। पतली परत। लेगो बैटमैन मूवी 2017 1, द लेगो निंजागो मूवी 2017, जब हम पहली बार मिले 2018 3, डोलिटिल 2020 केवल रीशूट 5, सोनिक द हेजहॉग 2 2022 7, डीसी लीग ऑफ सुपरपेट्स 2022 8, सोनिक द हेजहॉग 3 2024। बेंजामिन जोसेफ श्वार्ट्ज, जन्म 15 सितंबर 1981, एक अमेरिकी अभिनेता और हास्य अभिनेता है। उन्हें एनबीसी सिटकॉम पार्क्स एंड रिक्रिएशन में जीन राल्फियो सेपरस्टीन के रूप में उनकी आवर्ती भूमिका, शोटाइम सीरीज हाउस ऑफ लाइज में क्लाइड ओबरहोल्ट के रूप में उनकी अभिनीत भूमिका और रैंडी कनिंघम, नाइविंग ग्रेड निंजा में रैंडी कनिंघम के रूप में उनकी आवाज की भूमिकाओं, डक टेल्स में डेवी डक, राइज ऑफ द टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स में लियोनार्डो और इसी नाम की फिल्म सीरीज और इसके स्पिन ऑफ मिनी सीरीज नक्कल्स में सोनिक द हेजहॉग के रूप में उनकी आवाज की भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। वे कॉलेज ह्यूमर वेब सीरीज जेक एंड आमिर में भी कई बार दिखाई दिए। उनके फिल्मी करियर में पीप वर्ल्ड, एक एवरीबॉडीज फाइन, द अदर गाइज, ट्रांसफॉर्मर्स, एज ऑफ एक्सटिंक्शन, द वॉक, दिस इज वेयर आई लीव यू, स्टैंडिंग अप, फॉलिंग डाउन और फ्लोरा एंड यूलिसिस में भूमिकाएं भी शामिल है। टेलीविजन पर उन्होंने नेटफ्लिक्स कॉमेडी सीरीज स्पेस फोर्स 2020 से 2022 और एप्पल टीवी प्लस मर्डर मिस्ट्री कॉमेडी सीरीज द आफ्टर पार्टी 2022 से 2023 में अभिनय किया है। उन्होंने नेटफ्लिक्स इंटरेक्टिव स्पेशल वी लॉस्ट अवर ह्यूमन में पुर के रूप में आवाज भी दी। प्रारंभिक जीवन। बेंजामिन जोसेफ श्वार्ट्ज 3 का जन्म 15 सितंबर 1981 को 4 द ब्रोंक्स, न्यूयॉर्क शहर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। 3-5 उनके माता पिता, दोनों ब्रोंक्स के मूल निवासी। 6 ने श्वार्ट्ज को रिवरडेल में पाला, जो ब्रोंक्स के उत्तर पश्चिमी हिस्से में एक पड़ोस है। उनके पिता रियल एस्टेट में जाने से पहले एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। 7 और उनकी मां रिवरडेल के एक प्राथमिक विद्यालय PS 24 में एक संगीत शिक्षिका थीं। 8 उनकी एक बहन भी है, जिसका नाम मार्नी है। 9 केविन पोलाक के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा, जब मैंने लोगों को बताया कि मैं ब्रोंक्स से हूं तो ऐसा था, ओ क्या आपके पास गोली के घाव है? और मैं ऐसा था, नहीं, यह सिर्फ मैं और यहूदी लोग हैं। 7
जब वे 11 वर्ष के थे तो उनका परिवार वेस्टचेस्टर काउंटी के निकट एडगमोंट, न्यूयॉर्क चला गया। 7 श्वार्ट्ज ने एडगमोंट जूनियर सीनियर हाई स्कूल में भाग लिया जहां उन्होंने बास्केटबॉल खेला और कोरस में गाया। उन्होंने 1999 में स्नातक किया। 10 इसके बाद उन्होंने यूनियन कॉलेज में दाखिला लिया जहां से उन्होंने 2003 में मनोविज्ञान और नृविज्ञान में डबल मेजर के साथ स्नातक किया। 11 आजीविका 2014 में श्वार्ट्ज। टेलीविजन पर श्वार्ट्ज ने एनबीसी के पार्क्स एंड रिक्रिएशन में जीन राल्फियो सेपरस्टीन के रूप में अतिथि भूमिका निभाई। 12 और शोटाइम शो हाउस ऑफ लाइड्स में मुख्य भूमिका निभाई। 13 2010 में श्वार्ट्ज ने एनबीसी के लिए जे अब्राम्स के 1 घंटे के जासूसी नाटक अंडरकवर में श्रृंखला के नियमित बिल होयट की भूमिका निभाई। श्वार्ट्ज का एचबीओ के फनी और डाई प्रेजेंस पर टेरिबल डिसीजंस विद बेन श्वार्ट्ज नाम से अपना सेगमेंट था और वह लोकप्रिय वेब सीरीज जेक एंड आमिर सहित कई कॉलेज ह्यूमर 14 स्केच में दिखाई दिए हैं। श्वार्ट्ज को 4 एम्मी के लिए नामांकित किया गया है और 81वें अकादमी पुरस्कार के लिए ह्यूग जैकमैन के शुरुआती नंबर के सहलेखन के लिए उत्कृष्ट मूल संगीत और गीत के लिए 2009 एमी पुरस्कार जीता है। 15 श्वार्ट्ज ने रैंडी कनिंघम की आवाज दी जो एक 14 वर्षीय प्रथम वर्ष का छात्र और निंजा है जो रैंडी कनिंघम 9वीं कक्षा निंजा में अपने गृहंगर नोरिसविले को बुरी ताकतों से बचाता है। सितंबर 2013 में उन्हें पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा 1991 की कॉमेडी सोपडिश को फिर से बनाने के लिए काम पर रखा गया। 16 जिसका नाम बदलकर एल फ्यूगो कैलिएंट रखा गया और मूल अमेरिकी सोप ओपेरा को लैटिन टेलीनोवेला में फिर से तैयार किया गया। 17 जिसके निर्माता रॉब रेनर और एलन ग्रीसमैन थे और उन्होंने ब्रायन ग्रेजर के एक विचार के आधार पर यूनिवर्सल स्टूडियो को एक मूल पिच बेची जिसके निर्माण के लिए इमेजिन एंटरटेनमेंट को जोड़ा गया। वह एडल्ट स्विम के रोबोट चिकन के तीसरे सीजन के लिए एक स्टाफ राइटर थे और सैटरडे नाइट लाइव के वीकेंड अपडेट सेगमेंट के साथ साथ डेविड लेटरमैन के साथ लेट शो के मोनोलॉग के लिए एक स्वतंत्र लेखक के रूप में काम किया। 12 श्वार्ट्ज अपराइट सिटीजन ब्रिगेड थिएटर यूसीबीटी के पूर्व छात्र है। 12 वह एडम पेली और गिल ओजेरी के साथ इम्प्रोव ग्रुप हॉट सॉस के सदस्य थे। समूह ने हर महीने यूसीबीटी में अपना लॉन्ग फॉर्म इम्प्रोव शो समथिंग फ्रेश का प्रदर्शन किया। उन्होंने और बिल हेडर ने स्टार वार्स द फोर्स अवेकेंस के लिए मुखर सलाहकार के रूप में काम किया। 18 श्वार्ट्ज ने फिल्म में स्टॉर्मट्रूपर के रूप में एक कैमियो भूमिका भी निभाई। 19 2014 से श्वार्ट्ज कॉमेडी बैंग पॉडकास्ट के एपिसोड में सोलो बोलो 2014, सोलो बोलो डॉसलो 2015, सोलो बोलो ट्रोलो 2016, सोलो बोलो क्वात्रोलो 2016, सोलो बोलो सिंकोलो 2017, सोलो बोलो सोनिकलो 2020 और सोलो बोलो हेलोवोलो 2021 में एकमात्र अतिथि के रूप में दिखाई दिए हैं। लगभग हर एपिसोड में वह और होस्ट स्कॉट ऑकरमैन ओलंपिक सॉन्ग चैलेंज में प्रतिस्पर्धा करते हैं। बेन कॉमेडी पॉडकास्ट इफ आई वेयर यू IDAKOT यू मेड इट वियर विद पीट होम्स और कॉनन ओब्रायन नीड्स ए फ्रेंड के एपिसोड में भी दिखाई दिए हैं। 2017 में श्वार्ट्ज ने डक टेल्स के डिज्नी एक्सरी पुनरुद्धार में डेवी डक की आवाज देना शुरू किया। 20 श्वार्ट्ज को नेटफ्लिक्स के होम एडवेंचर्स विद टिप एंड ओह के 2017 एनिमेटेड क्रिसमस स्पेशल होम फॉर द हॉलीडेज में केली क्लार्कसन के साथ खुद के रूप में दिखाया गया है। 21 उन्होंने राइज ऑफ द टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स में लियोनार्डो की आवाज दी। 22 अगस्त 2018 में श्वार्ट्ज को 2020 की फिल्म सोनिक द हेजहोग में शीर्षक चरित्र को आवाज देने की घोषणा की गई थी। 26 सितंबर 2019 को यह घोषणा की गई कि श्वार्ट्ज को नेटफ्लिक्स कॉमेडी सीरीज स्पेस फोर्स में एफ. टोनी स्कारापिडुची के रूप में लिया गया था। 24 बेन श्वार्ट्ज ने बिली क्रिस्टल के साथ फिल्म स्टैंडिंग अप, फॉलिंग डाउन में सहअभिनय किया जो 25 अप्रैल 2019 को रिलीज हुई। अप्रैल 2020 में श्वार्ट्ज और साथी कॉमेडियन थॉमस मिडलडिच ने नेटफ्लिक्स के पहले लॉन्ग फॉर्म इम्प्रोव स्पेशल मिडलडिच और श्वार्ट्ज में अभिनय किया जो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के स्किरबॉल सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स में फिल्माए गए घंटे लंबे प्रदर्शनों की 3 भाग श्रृंखला थी। 25
2022 में श्वार्टज एप्पल टीवी प्लस मिस्ट्री कॉमेडी सीरीज द आफ्टर पार्टी के पहले सीजन के मुख्य कलाकारों में थे और सीरीज के 2023 दूसरे सीजन में अतिथि क्षमता में अपनी भूमिका को दोहरा रहे थे। जनवरी 2023 में श्वार्टज ने स्टार वार्स द बैड बैच में एक पात्र टी.ए.वाई. शू ने एक ड्रॉइड की आवाज दी जो सिड के लिए दौड़ में भाग लेता है। 26 पुस्तकें। श्वार्टज ने 4 किताबें लिखी है, जिनमें से 3 लेखिका अमांडा मैकॉल के साथ है, ग्रैंडमाज डेड, ब्रेकिंग बैड न्यूज विद बेबी एनिमल्स, मे बी योर लेग विल ग्रो बैक, लुकिंग ऑन द ब्राइट साइड विद बेबी एनिमल्स और व्हाई इज डैडी इन ए ड्रेस, आस्किंग अवेकवर्ड क्वेश्चंस विद बेबी एनिमल्स और लेखिका लॉरा मोसेस के साथ थिंग्स यू शुड ऑलरेडी नो अबाउट डेटिंग, यू एफकिंग इडियट। शेमर फ्रैंकलिन मूर, जन्म 20 अप्रैल 1970, एक अमेरिकी अभिनेता है। उनकी उल्लेखनीय भूमिकाओं में द यंग एंड द रेस्टलेस 1994 से 2002, 2004, 05, 2014, 2019, 2023 में मैल्कम विंटर्स, क्रिमिनल माइंड्स, 2005 से 16 में डेरेक मॉर्गन और स्वाट, 2017 वर्तमान में सार्जेंट डैनियल होंडो हैरेल्सन की मुख्य भूमिका शामिल है, जो सभी CBS पर है। मूर 1999 से 2003 तक सोल ट्रेन के तीसरे स्थायी होस्ट भी थे। मूर को सोनिक द हेजहॉग फिल्म श्रृंखला की दूसरी और तीसरी फिल्मों में गन एजेंट रांडेल हैंडेल की भूमिका निभाने के लिए भी जाना जाता है। मूर ने 8 नाक इमेज अवार्ड जीते हैं और साथ ही द यंग एंड द रेस्टलेस में अपने काम के लिए ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट सहायक अभिनेता के लिए 2000 डेटाइम एमी अवार्ड भी जीता है। क्रिमिनल माइंड्स में उनके काम के लिए उन्हें 2016 में पीपल्स चॉइस अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। प्रारंभिक जीवन। मूर का जन्म कैलिफोर्निया के ओकलैंड में शिक्षिका मर्लिन विल्सन और शेरॉड मूर के बेटे के रूप में हुआ था। एक मूर के पिता अफ्रीकी अमेरिकी थे और उनकी मां, जो बोस्टन, मैसाचुसेट्स के रॉक्सबरी पड़ोस में पैदा हुई थी, आयरिश और फ्रेंच कनाडाई मूल की थीं। 2, 3, 4 उनकी मां, जिनके पास गणित की डिग्री थी, बहरीन और डेनमार्क में एक शिक्षिका के रूप में काम करती थी। मूर उनके साथ एक शिशु के रूप में डेनमार्क चले गए और फिर 4 साल की उम्र में बहरीन चले गए, जहां उन्होंने 7 साल की उम्र तक एक ब्रिटिश निजी स्कूल में पढ़ाई की। उनकी दादी कनाडा के क्यूबेक सिटी से है। 5 मूर नागरिक अशांति, अंतर्जातीय संबंधों का वर्जित होना और 1970 के दशक में अमेरिका में नस्लवाद को अपनी मां के उनके साथ विदेश जाने का कारण बताते एक प्रतिभाशाली और होनहार बच्चे। मूर ने पालो ऑल्टो में गन हाई स्कूल से स्नातक होने से पहले कैलिफोर्निया के हिल्सबोरो में द न्यूवा स्कूल में पढ़ाई की। 6-4 मूर को सांता क्लारा विश्वविद्यालय में भाग लेने के लिए एक एथलेटिक छात्रवृत्ति से सम्मानित किया गया, जहां उन्होंने 4 साल तक पिचर और आउटफील्डर दोनों के रूप में वर्सिटी बेसबॉल खेला। उनके पास थिएटर आर्ट्स में एक माइनर के साथ संचार में कला स्नातक की डिग्री है। 7 आजीविका। मूर बाय क्रिमिनल माइंड्स के अन्य कलाकारों के साथ। मूर को CBS टेलीविजन सोप ओपेरा द यंग एंड द रेस्टलेस में मैल्कम विंटर्स की भूमिका के लिए 1 दशक से भी ज्यादा समय तक जाना जाता है। नवंबर 2004 में वे मूल रूप से शो छोड़ने की योजना बनाने के बाद द यंग एंड द रेस्टलेस में वापस आ गए, लेकिन कुछ महीनों के बाद वे फिर से आवर्ती स्थिति में आ गए और सितंबर 2005 में शो छोड़ दिया। 2007 में उन्होंने कहा, Y&R पर मेरा समय समाप्त हो गया है। मैंने मैल्कम के रूप में 8 साल तक काम किया। 8 द यंग एंड द रेस्टलेस पर अपने समय के दौरान मूर 1999 से 2003 तक सोल ट्रेन श्रृंखला के सिंडिकेटेड संस्करण के होस्ट थे। 9 और वे 2001 की फीचर फिल्म द ब्रदर्स में दिखाई दिए। 10 उन्होंने 2002 से 2003 तक टेलीविजन श्रृंखला बर्ड्स ऑफ प्री में जासूस जेसी रीज का किरदार निभाया। 11 मूर ने 2004 की फिल्म मोटिव्स में विविका फॉक्स और गोल्डन ब्रूक्स के साथ एमरी सिम्स का किरदार निभाया और फिल्म डायरी ऑफ ए मैड ब्लैक वुमन में सहायक भूमिका निभाई। 12 वे केली रॉलैंड और डुआने मार्टिन के साथ रोमांटिक कॉमेडी द सीट फिलर में भी दिखाई दिए। 13 2005 में मूर ने क्रिमिनल माइंड्स के मूल कलाकारों में डेरेक मॉर्गन की भूमिका निभानी शुरू की। 8 मार्च 2016 में उन्होंने 251 एपिसोड के बाद सीजन 11 के एपिसोड 18 ए ब्यूटीफुल डिजास्टर में भूमिका छोड़ दी। 14
फरवरी 2017 में यह घोषणा की गई थी कि मूर सीबीएस की नई श्रृंखला स्वॉट में अभिनय करेंगे, जो 2003 की फिल्म और 1975 की इसी नाम की टेलीविजन श्रृंखला पर आधारित है। 15 शो के अब तक 8 सीजन फिल्माए जा चुके हैं। 16 जून 2021 में यह घोषणा की गई कि मूर सोनिक द हेजहोग 2 के कलाकारों में रांडेल हैंडेल के रूप में शामिल हो गए हैं। 17-18 वह पेकॉम के विज्ञापनों की एक श्रृंखला में अनावश्यक एक्शन हीरो के रूप में भी अभिनय करते हैं। 19 मूर ने अपने कॉलेज के दिनों में एक मॉडल के रूप में काम किया। 20 उन्होंने न्यूयॉर्क शहर में डीएनए मॉडल मैनेजमेंट के साथ अनुबंध किया है। मूर मेंस फिटनेस पत्रिका के मार्च 2009 अंक में दिखाई दिए। क्रिस्टन एलिस रिटर, एक जन्म 16 दिसंबर 1981, 2 एक अमेरिकी अभिनेत्री है। शुरुआती मॉडलिंग के बाद वह यूपीएन नोयर मिस्ट्री सीरीज वेरोनिका मार्स 2005 से 2006 और सीडब्ल्यू कॉमेडी ड्रामा सीरीज गिलमोर गर्ल्स 2006 से 2007 में दिखाई दी। एएमसी ड्रामा सीरीज ब्रेकिंग बैड 2009 से 2010 में जेन मार्गोलिस की उनकी सफल भूमिका थी, एक किरदार जिसे उन्होंने इसकी स्पिन ऑफ फिल्म एल कैमिनो 2019 में दोहराया था। सुपरहीरो सीरीज जेसिका जोन्स 2015 से 2019 और द डिफेंडर्स 2017 में जेसिका जोन्स का किरदार निभाने से पहले उन्होंने एबीसी सिटकॉम डोंट ट्रस्ट द बी इन अपार्टमेंट 23 2012 से 2013 रिटर की शुरुआती फिल्म भूमिकाओं में रोमांटिक कॉमेडी 27 ट्रेसेस 2007, व्हाट हैपन्स इन वेगास 2008, कन्फेशंस ऑफ ए शॉपहोलिक 2009 और शीज आउट ऑफ माई लीग 2010 शामिल है। उन्होंने कॉमेडी लाइफ हैपन्स 2011 लिखी, सहनिर्मित की और उसमें अभिनय किया। इसके बाद हॉरर कॉमेडी वैम्प्स 2012, कॉमेडी ड्रामा लिसन अप फिलिप 2014, वेरोनिका मार्स कंटिन्यू 2014, बायोग्राफिकल ड्रामा बिग आइज 2014, कॉमेडी ड्रामा द हीरो 2017 और डार्क फैंटेसी नाइटबुक्स 2021 में भूमिकाएं निभाईं। अभिनय के अलावा रिटर इंडी रॉक जोड़ी एक्स विवियन के लिए एक गायक और गिटार वादक के रूप में काम करते हैं और उन्होंने 2017 में मनोवैज्ञानिक थ्रिलर उपन्यास बोनफायर जारी किया। प्रारंभिक जीवन और प्रारंभिक मॉडलिंग कैरियर। रिटर का जन्म 16 दिसंबर 1981 को ब्लूम्सबर्ग, पेंसिल्वेनिया में हुआ था। 4 गैरी रिटर और कैथी टेलर की बेटी। 5 उनका पालनपोषण ग्रामीण शिक्षिनी, पेंसिल्वेनिया में हुआ, जहां उनकी मां, सौतेले पिता और बहन रहते हैं। उनके पिता पास के बेंटन में रहते हैं। 6 वह जर्मन, स्कॉटिश और अंग्रेजी वंश की है। 7 उन्होंने 2000 में नॉर्थवेस्ट एरिया हाई स्कूल से स्नातक किया। उद्धरण की आवश्यकता। रिटर को 15 साल की उम्र में एक मॉडलिंग एजेंट ने अपने स्थानीय शॉपिंग सेंटर व्योमिंग वैली मॉल में एक मॉडलिंग इवेंट के दौरान खोजा था। फिलाडेल्फिया स्टाइल मैगजीन के एक साक्षात्कार में रिटर ने कहा कि वह लंबी, भद्दी, अजीब और वास्तव में बहुत पतली थी। हाई स्कूल में रहते हुए वह मॉडलिंग करने के लिए न्यूयॉर्क शहर और फिलाडेल्फिया गई और एलीट मॉडल मैनेजमेंट एजेंसी और विल्हेल्मिना मॉडल्स के साथ अनुबंध किया। 6 रिटर न्यूयॉर्क चली गईं और प्रिंट विज्ञापनों और टेलीविजन पर दिखाई देते हुए एक अंतर्राष्ट्रीय मॉडलिंग करियर की स्थापना की। उन्होंने टोक्यो, न्यूयॉर्क शहर, पेरिस और मिलान में पत्रिका, कैटलॉग और रनवे का काम किया। आजीविका। विल्हेल्मिना ने उन्हें वेंडी के टेलीविजन विज्ञापन के लिए ऑडिशन दिया था, जिसने रिटर को अभिनय में आने में मदद की। फिलाडेल्फिया स्टाइल को उन्होंने बताया कि उनके आउटगोइंग और चुलबुले और मज़ेदार प्रदर्शन व्यक्तित्व ने कास्टिंग लोगों का मनोरंजन किया था। 6 उन्होंने 2001 से फिल्मों में छोटे-मोटे किरदार जीते और 2003 में मोनालिसा स्माइल में 1950 के दशक की कला इतिहास की छात्रा की भूमिका निभाई। 2006 में वह सेकंड स्टेज थिएटर में राजीव जोसेफ के 2 अभिनय ऑफ ब्रॉडवे नाटक ऑल दिस इंटीमेसी में दिखाई दीं। 9 रिटर ने बाद में जैक ब्रैफ के नाटक ऑल न्यू पीपल के 2011 के प्रीमियर में अभिनय किया, जो सेकंड स्टेज पर भी था, जिसमें अन्ना केम्प, डेविड विल्सन बार्न्स और जस्टिन बार्टा ने सहअभिनय किया और पीटर डुबोइस द्वारा निर्देशित किया गया। 10
टेलीविजन पर रिटर की प्रारंभिक अतिथि भूमिका और आवर्ती भूमिकाओं में शामिल है वेरोनिका मार्स के दूसरे सीजन में मेयर वुरी गुरमैन, स्टीव गुटेनबर्ग की बेटी जिया गुरमैन, 2006-07 में गिलमोर गर्ल्स में 8 एपिसोड के लिए रोरी गिलमोर की दोस्त लूसी और फॉक्स सिटकॉम टिल डेथ में एलिसन स्टार्क की पहली भूमिका। शो के दौरान अंततः 4 अलग-अलग अभिनेत्रियों द्वारा निभाई गई भूमिका। 2008 में 27 ड्रेसेस के प्रीमियर पर रिटर। 11 मई 2009 को प्रसारित द CW की टीन ड्रामा सीरीज गॉसिप गर्ल के वैली गर्ल्स शीर्षक वाले एक एपिसोड में उन्हें एक युवा कैरोल रोड्स के रूप में लिया गया था। यह एपिसोड 1980 के दशक के लॉस एंजल्स में स्थापित एक प्रस्तावित स्पिन सीरीज के लिए एक बैकडोर पायलट था, जिसका उद्देश्य चरित्र लिली वैन डेर वुडसेन के किशोर वर्षों का वृत्तांत करना था। 11 रिटर ने एक्सेस हॉलीवुड में कैरोल, लिली की बहन को बहिष्कृत और एक 80 के दशक की सनसेट स्ट्रिप रॉकर के रूप में वर्णित किया। 12 2009 से 10 सीजन के लिए नेटवर्क द्वारा सीरीज को नहीं चुना गया था। 13 जिस समय तक रिटर ब्रेकिंग बैड के दूसरे सीजन में जेन मार्गोलिस के रूप में दिखाई दिए। 14 रिटर ने फिल्मों में काम करना जारी रखा, अक्सर रोमांटिक कॉमेडी में मुख्य किरदार की सबसे अच्छी दोस्त की भूमिका निभाई। व्हाट हैपन्स इन वेगास और 27 ड्रेसेस दोनों 2008 में सहायक भूमिकाओं के बाद उन्होंने कन्फेशंस ऑफ ए शॉपहोलिक में इसला फिशर के साथ सहअभिनय किया। 2008 में पिट्सबर्ग में 3 महीने से अधिक समय तक शूट की गई शीज आउट ऑफ माई लीग में उन्होंने एलिस ईव के किरदार मॉली किसन की सबसे अच्छी दोस्त पैटी की भूमिका निभाई। 8 रिटर ने एडल्ट फिल्म स्टार जेना जेमसन की किताब पर आधारित हाउ टू मेक लव टू ए वुमन में भी अभिनय किया और 2009 की स्वतंत्र फिल्म द लास्ट इंटरनेशनल प्लेबॉय में ओजी, एक ड्रग एडिक्ट के रूप में सहअभिनय किया, जेसन बेहर के साथ। 15 इसके अलावा 2009 में रिटर ने एक मॉडल के रूप में अपने अनुभवों के आधार पर लिखे गए एक टेलीविजन पायलट को बेचा, जिसका शीर्षक मॉडल कैंप था। 16 और कॉमेडी वेब सीरीज वोक अप डेड में दिखाई दी, जिसमें जॉन हेडर भी थे। तो दोस्तों पिछला पार्ट है, जैसा कि मैंने बताया, ये देखने को मिला था हमें 2020 के अंदर, और फिर जो उसके अंदर और उसके बाद कंटिन्यूस के कई पार्ट देखने को मिले जो कि हिट भी रहे थे। और पिछले पार्ट का कलेक्शन की बात की जाए तो 95 से 90 मिलियन के बजट में इसने 350 मिलियन का कलेक्शन जो किया वो बहुत ही बेहतरीन था। बाकी अपकमिंग पार्ट का आप में से कितने लोग इंतज़ार कर रहे हैं कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।